एक खास मौका है, तो इस खास मौके को और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। और निकुंज सर हैं तो कहीं ना कहीं ये अवार्ड भी बेहद खास होगा, क्योंकि निकुंज सर ही बताएंगे कि इस साल कौन से शेयर्स स्टॉक ऑफ द ईयर हुए, कौन से सेक्टर ऑफ द ईयर हुए। इस साल हमने ओवरऑल बाजार में एक बहुत शानदार रैली देखी, हर तरफ कह सकते हैं कि अच्छी खबरें थी। मनीष, हालांकि कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि हम कॉमन मैन को कैटेगरी नहीं मानते। बिल्कुल। मगर कोई बोले कि द ईयर बिलोंग्स टू द कॉमन मैन, द ईयर बिलोंग्स टू द बिलीवर। जिसने भरोसा करा उसने इस साल अच्छा मुनाफा कमाया। बिल्कुल। अगर आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इतना भरोसा हमने कभी नहीं देखा है। भले वो आम निवेशक हो, भले वो SIP निवेशक हो, भले ही वह एक HNI इन्वेस्टर हो, भले रिटेल इन्वेस्टर। तो यह साल का अगर मुझे एक पूरा समीकरण करना है शेयर बाजार की नज़रों से, तो मेरे हिसाब से द ईयर रियली बिलोंग्स टू द इंडियन इन्वेस्टर। द कॉमन मैन हैज़ बीन अ विनर दिस ईयर। क्यों? कॉमन मैन ने बिलीव करा, कॉमन मैन ने भरोसा रखा, कॉमन मैन ने पेशेंस दिखाई, कॉमन मैन वॉलेटिलिटी से नहीं डरा, ग्लोबल हेडलाइंस को समझा, डरा नहीं, लोकल हेडलाइंस को समझा और उस पर उन्होंने निवेश करा। तो मेरे हिसाब से अगर हम बनाना चाहें कि द अल्टीमेट विनर ऑफ द ईयर, मेरे हिसाब से कोई कंपनी नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, बिल्कुल, मगर कॉमन मैन है। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से। लगातार इतना स्वदेश पे हमने आपको लगातार डराया नहीं, चाहे बड़ी गिरावट बीच में देखने को मिले, चाहे कोई भी घटनाएं हुई, इजराइल हमास का युद्ध हो या और भी कई सारी घटनाएं, हमने लगातार कहा कि निवेश रहिए, अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो निखिल सर, इस साल के लिए आपके हिसाब से स्टॉक ऑफ द ईयर कौन सा हो सकता है? टाटा मोटर्स। और हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि टाटा मोटर में टर्न अराउंड हुआ है। टाटा मोटर में टर्न अराउंड हुआ था, और हमारे व्यूअर्स इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बोला था इट हैड पोटेंशियल टू बी स्टॉक ऑफ द ईयर। टाटा मोटर में क्या हुआ? टाटा मोटर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, JLR, CV का बिजनेस और EV का बिजनेस। टाटा मोटर ने जब अपनी कार्स लॉन्च करी थी इंडिका, तो उसको एक डेफिनेशन हो गई थी, टाटा मोटर केवल टैक्सियां बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा। इंडिका की जो रेपुटेशन थी और जो यूसेज टैक्सी में सबसे ज्यादा होती थी। आप अक्सर बोलते थे भैया टैक्सी बुला लो, नहीं इंडिका बुला लो। बिल्कुल। तो उसके बाद टाटा मोटर ने अपनी कायाकल्प चेंज करी है, उस इमेज से आकर के EV में अब एक सुपीरियर हो गए हैं। 7 में से 10 गाड़ियां इस साल जो बिकी हैं ऑन एन एवरेज, वही टाटा मोटर की EV में बिकी है। मार्केट शेयर अच्छा है उनका। फिर JLR में उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज और उन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट गेन करा, कई एकदम डेट कम करा, कमर कसी, जहाँ पर एक्सेस थे कम करे, उसकी वजह से JLR का बिजनेस टर्न अराउंड हुआ है। तीसरा, उन्होंने EV का जो ग्लोबल बिजनेस था उसके अंदर नए मूल्यांकन लगाए, हालांकि लास्ट ईयर लगी थी, उसकी वजह से पैसा आया, उन्होंने करा। फिर उन्होंने टाटा मोटर DVR को लेकर के शेयर को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा मूव है, बिना पैसा खर्चा करे एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। चौथा, टाटा टेक की लिस्टिंग, और 5वां CV के अंदर टर्न अराउंड हुआ है, जो हम देख रहे थे। तो हर तरह से टाटा मोटर आई थिंक हर लिहाज से एक ऐसा कंपनी, ऐसा स्टॉक उभर कर आया है जो कि पिछले 4-5 साल से कहीं नहीं जा रहा था, मगर अचानक उसने छक्का मारा, जिसके कई कारण थे जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर कह सकते हैं टाटा मोटर्स है। अगले साल भी इस पर नजर बना के रखें। देखिए, क्या वो जो ट्रिगर इस साल आए थे अगले साल आएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि टाटा मोटर, देखिए मार्केट में क्या होता है कि आपको समझना पड़ता है कि व्हाट इज नेक्स्ट। आपका हवाई जहाज ऊपर चला गया, अब हवाई जहाज को ऊपर रहने के लिए उसको तेल और उसको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, मगर और ऊंचाई पर जाएगा उसको और ट्रिगर्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ग्रेविटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो आज अगर हम बात करें तो टाटा मोटर के अंदर इतने बड़े ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा टर्न अराउंड आए। मेरा यही मानना है। देखिए, स्टॉक टाटा ग्रुप का है, टर्न अराउंड हो चुका है, सस्ता नहीं है, महंगा भी नहीं है, तो चलता रहेगा। मगर क्या एक गाड़ी यू टर्न मार करके एक लंबी छलांग मारेगी? 100% मूव के बाद ये बोलना बहुत मुश्किल है। हम छोटे स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक की बात कर रहे हैं, जो कि टाटा ग्रुप के अंदर मार्केट कैप की अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर 3 या 4 नंबर पा चुका है। TCS है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, फिर टाइटन है। तो कितनी बड़ी छलांग मारी है निश्चित। इसलिए तौर पर टाटा मोटर्स इस साल के लिए स्टॉक ऑफ द ईयर है। इस साल हमने देखा कई सारे सेक्टर्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे बैंकिंग स्टॉक्स हमने देखा इंडेक्स के तौर पे, आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीब 50% से ज़्यादा को उछाल देखने को मिला। आपके हिसाब से इस साल का सेक्टर ऑफ द ईयर कौन हुआ? रियल एस्टेट। कई कारण हैं इसके, क्योंकि रियल एस्टेट में एक तो देखिए फंडामेंटल साइकिल अच्छी है। रियल एस्टेट की जो साइकिल होती है वो 5 से 7 साल की आती है, 5 से 7 साल की तेज़ी, 5 से 7 साल का मंदी या फिर फ्लैट आउटलुक। हम शायद दूसरे या तीसरे साल की रियल एस्टेट अपटिक में हैं। तो आप देखिए बुनियादी आंकड़े,
मुंबई में प्राइसेस, बिल्कुल। दिल्ली में प्राइसेस, बैंगलोर में प्राइसेस। क्या अफोर्डेबिलिटी हिंदुस्तान में बढ़ गई है? जी हाँ बढ़ गई है। क्या नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस अच्छे हो रहे हैं? जी हाँ हो रहे हैं। क्या सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन हो गया? हो गया। और पहली बार मनीष, मैं जिस भी कंपनी से बात करता हूँ वो बात करें नेट डेट फ्री बनने की। रियल एस्टेट कंपनीज हमेशा डेट होता था, पैसा लेती थी, ज़मीन लेती थी, घर बनाते थे। अब वो बात कर रहे हैं नेट डेट फ्री की। मैं अभिषेक लोढ़ा से बात करी, हम नेट डेट फ्री बनना चाहते हैं। डीएलएफ कह रहा है जी अगर हमारा कैश अगर हम चाहें तो हम कभी भी नेट डेट फ्री हो सकते हैं। प्रेस्टीज वही बात कर रहा है। तो एक नई सोच आई है। रियल एस्टेट कंपनीज कह रही है हम एफएमसीजी कंपनीज बन रही हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम एक घर नहीं बेच रहे हैं। तो सोच बदली है, बैलेंस शीट ठीक हुई है। तीसरा आप देखिए रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं पिछले 7-8 साल में बहुत बढ़ी नहीं है। अब ये पर कैपिटा बढ़ गई है। तो जो अफोर्डेबिलिटी थी 7 साल 8 साल के अंदर आपकी देश की बढ़ गई है। आपकी 7-8 साल पहले अगर इकोनॉमी का साइज 1.5 ट्रिलियन था, अब 4 ट्रिलियन है। तो 4 ट्रिलियन की वजह से जो 30 लाख का फ्लैट था उस समय महंगा लगता था, अब अच्छा लगता है। उस वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, पर कैपिटा बढ़ी है। तो ये बुल रन इनके अंदर है। तो रेरा के बाद सफाई, अफोर्डेबिलिटी, वेल्थ इफेक्ट शेयर बाजार में जो हो रहा है, और तीसरा डिसिप्लिन बाय कंपनीज, एंड पांचवा जो हमेशा हिंदुस्तान में रहेगा, द डिजायर टू बाय हाउस। हिंदुस्तान के परिवार बड़े हो रहे हैं। एक परिवार में 2 सदस्य के 2 बेटे। अब फादर चाहता है कि दोनों बेटों को एक एक घर दिया जाए। दोनों बेटा चाहते हैं जी न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल कहते हैं ना सास बहू की पड़ती नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में वही घर की तो कहीं ना कहीं इस बार का सेक्टर ऑफ द ईयर जो हुआ वो हुआ रियल एस्टेट। हमने देखा कि इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में करीब इस इंडेक्स में करीब 80% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। एक और है स्टॉक ऑफ द ईयर की हमने बात की, टर्न अराउंड स्टॉक ऑफ द ईयर कौन सा बनता है आपके हिसाब से इस साल के लिए? देखिए कोई जोमेटो बोले कोई टमाटो बोले, दोनों कीमतें ऊपर गई हैं। टमाटो की कीमत मुझे याद है कि करीब ये 45-46 रुपये के आसपास था जब आपने कहा था कि इस स्टोरी में टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। तो मनीष शेयर बाजार के अंदर आपने किया था फरवरी में, हमने दीपेंद्र साहब का एकदम मेहनत करी थी जी। ये जो है ये मेहनत का फल है। जोमेटो जो हमने हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला था, पुशअप परिश्रम का फल है। बिल्कुल कहते हैं ना पसीना बहाया था, परिश्रम का फल मीठा है, हमेशा मीठा होता है। तो हमने क्या टेम्पलेट लगाया, टेम्पलेट में समझा देता हूँ, शायद हमें दर्शकों से जीते। ये तुक्का नहीं था, ये तीर था, पर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। और ये तीर बाकी स्टॉक्स पे भी लागू हो सकता है अगर समझ के चले तो। जी हाँ, टेम्पलेट मार्केट में कभी चेंज ध्यान से सुनिए जो निकुल टेम्पलेट के भी चेंज करें। बिल्कुल। फूड डिलीवरी के अंदर केवल 2 प्लेयर्स हैं, तीसरा प्लेयर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि स्विगी और जोमेटो ने 6 से 7 बिलियन डॉलर एवरेज में बर्न करा है। तो तीसरा प्लेयर नहीं आ सकता है, तो डबल प्लेयर हो गया। दूसरा, फूड डिलीवरी के अंदर इन्होंने कीमतें बढ़ानी चालू करी। एक ज़माना आता था तब जोमेटो या स्विगी पे ऑर्डर करते थे तो आपको मेन कोर्स पे डेजर्ट फ्री मिलती थी। अब डेजर्ट मंगाते तो मेन कोर्स फ्री मिलता था। क्यों? इनको पैसा मिल रहा था, वो पैसा बर्न कर रहे थे। इनमें डिसिप्लिन आ गया। हम एज इंडियंस नाउ टुडे वी वांट कन्वीनियंस। हम घर में बैठ करके मैच देखते हुए खाना खाना चाहते हैं। एक ज़माना होता था आउटिंग होती थी केवल इंडियन खाना। अब आप स्विगी में ऑर्डर करें या जोमेटो में ऑर्डर करें तो अब आपको वैरायटी मिलती है। कन्वीनियंस और वैरायटी की वजह से यह सेक्टर चल रहा है। ओएनडीसी आया मगर वो फेल हो गया। उसके बाद मुझे ये लग रहा था कि जैसे हमने टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करी थी कि जोमेटो के मैनेजमेंट से जब मिला तो मैंने बोला कि जब सुबह का भूला शाम को घर आता है उसको भूला नहीं बोलता है। ये सब जब कंपनीज प्राइवेट डोमेन में थी, प्राइवेट डोमेन के अंदर पी वाले इनकी वैल्यूएशन बढ़ा रहे थे। जब आप पब्लिक डोमेन में आए, जब लिस्ट हुए तो आपसे पूछा गया भाई क्या कर रहे हो, प्रॉफिट दिखाओ, कैश फ्लो दिखाओ। ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत कठिनाई हुई। तो जोमेटो ने एक बाकार का आश्वासन दिया कि हम प्रॉफिट को टर्न अराउंड करेंगे, प्रॉफिट को टर्न अराउंड को, फूड डिलीवरी को। फिर लोगों को लगा जी ब्लिंकिट का क्या होगा, वहाँ भी टर्न अराउंड हो गया। तो यह एक बिजनेस है जो एक कंपाउंडिंग बिजनेस हो सकता है। मुझे लगता है कि जोमेटो देखिए 15-20% की वॉलिटिलिटी से मुझे नहीं पता, मगर जब कोई बड़ी गिरावट आती है मार्केट में, यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मुझे लगता है कि फूड डिलीवरी एज अ कॉन्सेप्ट, इंडियंस ईटिंग आउट एज अ कॉन्सेप्ट, डाइन आउट, जोमेटो लेजेंड्स, अब इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं मुझे लगता है कि आने वाले कंज्यूमर में, आने वाले समय में इंडियंस कंज्यूम करेंगे। देखिए बिजनेस में क्या होता है, नीड ऑफ द सोसाइटी ढूंढे। क्या आप बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? जी हाँ। क्या आप कन्वीनियंस चाहते हैं? जी हाँ। तो जोमेटो ने देखा नेचर ऑफ पीपल ईटिंग आउट, कन्वीनियंस, दे आर गिविंग रीचिंग आउट टू यू, एंड वेराइटी एंड ऑप्शन एंड चीप, एंड इट इज स्केलेबल विद टेक्नोलॉजी। जो भी बिजनेस ये करता है और प्रॉफिट बनाता है तो आपको मेरी राय नहीं चाहिए, आप अपना खुद का डिसीजन लेकर निवेश कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये गुरु मंत्र है कि किसी शेयर को आप कैसे चुनते हैं ये समझने का। और इस साल कहीं ना कहीं हमने देखा कि शेयर में एक शानदार रिटर्न। मैं दोबारा समझा देता हूँ, आइडेंटिफाई करिए नीड ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, उसको आप समझिए कि आप सोसाइटी की जरूरत को समझिए। तो वी ऑल
वांट कन्वीनियंस ऑफ फूड एंड वी वांट वैरायटी। बिल्कुल क्या आप उसको अफोर्डेबल रेट पे दे सकते हैं? बिल्कुल जो जोमेटो देता है घर में आके 40 रुपए में आपको ब्लिंकिट दे रहा है। एक एक आपको पानी की बोतल से लेकर के एक आपको चिप्स का पैकेट ला के दे सकता प्रोडक्ट है, दे रहा है आपको, सब चीज़ दे सकता है। मैंने मंगाए थे तो मैं एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा। फिर आपने नीड आइडेंटिफाई करी, कन्वीनियंस आइडेंटिफाई करी, स्केल आइडेंटिफाई करी और प्रॉफिट आइडेंटिफाई करी। 4 चीज़ों को आप लगा देंगे तो कोई भी बिजनेस स्केलेबल हो सकता है और उसमें आप पैसे बनाएंगे निश्चित रूप से। तो इस साल के लिए जो है टर्न ऑन स्टॉक ऑफ द ईयर था जोमेटो। आईपीओ इस साल बहुत है और कमोबेश करीब 80-85% आईपीओ ने बेहतर रिटर्न दिए हैं, लेकिन उसमें से एक आईपीओ को चुनना हो आईपीओ ऑफ द ईयर, आप किससे मानते हैं? देखिए टाटा टेक इसलिए आईपीओ ऑफ द ईयर है बिकॉज परसेंटेज गेंस है और टीसीएस के बाद पहला टाटा का आईपीओ आया है, तो हमने देखा किस प्रकार का उसको सलामी मिली थी। मतलब 21 तोपों की सलामी तो भी मेरे हिसाब से फीकी लगेगी जिस प्रकार से उसकी लिस्टिंग हुई थी। मगर क्या टाटा टेक विल बी द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक फ्रॉम हियर? मेरे को नहीं लगता है, बिकॉज देर आर कंपनीज विच आर डूइंग बेटर रेशियोज एंड हैव अ बेटर प्रोडक्ट प्रोफाइल देन टाटा टेक। इस लेवल पर टाटा टेक महंगा है। हम टाटा एलेक्सी से कंपेयर करें, केपीआईटी से कंपेयर करें तो मुझे लगता है महंगा है। तो टाटा टेक इसलिए पब्लिक गया था बिकॉज उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे वांटेड द ब्रांड टू बिकम हायर, ईसॉप्स बेनिफिट मिलेंगे। मगर इस लेवल में क्या वो स्टॉक ऑफ द ईयर 2024 का हो सकता है? मुझे नहीं लगता है, बिकॉज देर आर कंपनीज विच आर डूइंग अ बेटर वर्क एंड आर अवेलेबल एट बेटर वैल्यूएशंस एंड द ग्रोथ इज बेटर। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टाटा टेक एक आईपीओ ऑफ द ईयर इस साल के लिए बनते हुए दिखे हैं। के लिए लार्ज कैप शेयर ऑफ द ईयर, मिड कैप शेयर ऑफ द ईयर और स्मॉल कैप शेयर ऑफ द, 3 कैटेगरी के रूप में हमेशा चर्चा होती है। तीनों कैटेगरी से कौन कौन सा शेयर आपको पसंद आया, इसको अवार्ड मिलना चाहिए? आरईसी और बीएससी तीनों के अलग अलग फैक्टर्स हैं। तीनों के अंदर हमने देखा कि अलग अलग चीज़ें फैक्टर प्ले कर रही। 3 साल पहले हम बात करते थे ऐसी कंपनी में निवेश ना करो जिसमें धुआं निकलता है। सही बात है। भले आईटीसी हो भले एनटीपीसी हो, सही बात है ना जी। चले ही नहीं थे कभी। ईएसजी, हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंट, बिल्कुल। मगर युद्ध ने बता दिया भैया देखो लोहार का काम लोहार करेगा, सुनार का काम सुनार करेगा। बिल्कुल सही बात है। अब दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो थर्मल पावर की कंपनीज हैं उनका एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के इंपॉर्टेंस रहेगी। एनटीपीसी 10 साल से कहीं नहीं जा रहा था, सरकार ने नीतियाँ बदली, बार बार वो शेयर बाजार में नहीं बेच रहे थे, बिजली की शॉर्टेज आई, प्राइसिंग का डिसिप्लिन आया और स्टॉक सस्ता था। बिल्कुल। मार्केट के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी है, अच्छा खराब कुछ नहीं होता, आपका डिसाइडिंग फैक्टर फ्यूचर रिटर्न का प्राइस होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छी चीज़, अ गुड स्टॉक एट अ बैड प्राइस and a bad business at a good price. बिल्कुल। I think a good business at a bad price is not a good idea. बिल्कुल सही बात है। REC सस्ता था, डिविडेंड यील्ड थी, सब बुक था। मार्केट में लहर आई है। हम मार्केट में जैसे बोलते हैं ट्रेंड, जैसे हम बोलते हैं लीडरशिप, वो PSUs में है। जो खराब लग रहे थे आज अच्छे लग रहे हैं, जो आज अच्छे लग रहे हैं कल खराब लगेंगे। मार्केट के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ मनीष जी, उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं चलता है। कुछ नहीं चलता है, सही बात है। तो मार्केट के अंदर लहर है, लहर को समझे। सरकार ने जो बेखूबी काम करा है, जिस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं मगर हम बात नहीं करते हैं। अगर महसूस करें तो इन सरकारी कंपनियों के अंदर जो काम हुआ है वो एकदम तारीफ है। उसी प्रकार बीएससी, सबको लगता था कि एनएससी बड़ा है, बीएससी छोटा है, मगर बड़े चीज को टर्न करने में समय लगता है और छोटी चीज जब उछलती है तो जोर से उछलती है। ये नेचर का लॉ है। अच्छे काम करें, नया मैनेजमेंट आया था, ऑप्शंस में इन्होंने मार्केट शेयर करा, फ्यूचर्स की बात इन्होंने करी, बिल्डिंग है, कैश है, सस्ता था, लोगों ने नकार दिया था, लोगों को लगता था कि एनएससी विनर टेक्स इट ऑल, मगर ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर हमेशा जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, जब कोई अच्छा चलती है तो हमेशा वापस आती है। बीएससी ने मुझे सरप्राइज करा, आरईसी ने भी सरप्राइज करा, एनटीपीसी ने सबको सरप्राइज करा। निश्चित रूप से तीनों शेयर ने सरप्राइज किया और एक सेक्टर था जिसने इस साल सबको सरप्राइज किया। हालांकि निकुल सर ने लगातार उस सेक्टर की बात की और लगातार खरीदारी करने की सलाह दी। बाउंस बैक ऑफ द ईयर PSUs, हम अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं। हमने एक बाइट्स भी सुनाई थी आपको 2 साल पहले के इंटरव्यू का FM साहिबा के सामने जी। और उस समय 2 साल पहले आपने कहा था PSU स्टॉक्स में कुछ होने वाला है, उनसे सवाल किया था। इस साल आपने उसको बताया सेक्टर बाउंस बैक ऑफ द ईयर। मनीष, ये सेक्टर लीडरशिप में रहेगा। देखिए बात अब ये नहीं करते हैं क्यों चला, बात का तब क्या होने वाला है। मुझे लगता है अभी भी सस्ते हैं, मुझे लगता है कि जी हाँ अभी भी सस्ते हैं। मुझे लगता है कि इनकी ट्रू पोटेंशियल अभी भी डेवलप नहीं हो। देखिए क्या आप दोबारा एक BL बना सकते हैं, क्या एक दोबारा HL क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप दोबारा SBI क्रिएट कर सकते हैं, क्या एक दोबारा आप NTPC क्रिएट करते हैं? जी नहीं। तो आज इकॉनमी के अंदर इनको इनकी देखिए दे वर नॉट, द बिजनेसेस वर नॉट डन वेरी वेल। सरकार कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट कर देती थी, आपको 10,000 करोड़ रुपए की शॉर्टेज आके शेयर बेच दो। तो दीपम ने जो काम करा है बिल्कुल एकदम वैल्यू क्रिएशन का काम करा है। और इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी क्रिएट हुई? जो PSU की जो मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ हुई है।
देखिए कितना बड़ा उछाल आया। इन्हीं सरकारी बैंकों को 2018-19 में सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया देकर के डूबने से बचाया था। बिल्कुल। आज वही सरकारी बैंक सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं। तो यही समझ होती है कि सस्ता क्या है और अच्छा क्या है। पीएसयू बैंक सस्ते और अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं मगर सस्ते नहीं हैं। मगर अभी भी क्या इनमें पैसा बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। देखिए डिफेंस थोड़ा महंगा है, रेलवेज थोड़ा महंगा है, मगर पीएसयू बैंक्स मुझे अच्छे लगते हैं। पीएसयूज में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि अभी भी कमाल हो सकता है। अब देखिए इरडा जैसे बबल से आपको बचना पड़ेगा, वो एक एक्साइटेड एक्सेस हो रहा है। मगर इन जनरल क्या इन स्टॉक्स के अंदर अभी भी आपको लगता है 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है, मुझे लगता है। निश्चित रूप से सरकारी कंपनियों पर निकुल साहब को का कहना है कि ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक ऑफ द ईयर है। सरकारी कंपनी में बाउंस बैक आया है, तो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड आप किसको देंगे? देखिए पर्सन ऑफ द ईयर अगर हम आंख मीच करके भी बोलें तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। बिल्कुल। क्यों जाता है? नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन स्टॉक मार्केट्स। 2023 मेरे हिसाब से इंडिया के लिए एक प्रकार का ब्रेकआउट ईयर था। बिल्कुल। ब्रेकआउट ईयर को आप क्यों बोल सकते हैं? ब्रेकआउट ईयर को आप सबसे पहले देखते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, पर कैपिटा इनकम, डायरेक्ट ट्रांसफर, सब्सिडी, इन सब चीज़ों को अगर देखें दैट इज़ अ कॉमन मैन लिविंग अ बेटर लाइफ। सबसे पहले सरकार का काम होता है दैट इज़ अ कॉमन मैन लिविंग अ बेटर लाइफ। आई थिंक उसके अंदर आप देखें तो परिवर्तन हुआ है। भले हम यूपीआई की बात करें, शो के शुरू में कहा था ये साल कॉमन मैन का, तो कॉमन मैन को लेकर के जो सरकार ने काम करा है वो मेरे हिसाब से पिछले 1 साल में जो हुआ है पिछले 10 साल में नहीं हुआ। हालांकि वर्क इन प्रोग्रेस काफ़ी समय था, मगर जो पिछले 1 साल में हमने बेनिफिट्स देखे। दूसरा ग्लोबल डिप्लोमेसी, G20 हिंदुस्तान में हुई, बड़े बड़े डिसीजंस हिंदुस्तान में लिए जा रहे हैं। तेल को लेकर के हमने जो बार्टर करा, मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि हम सऊदी अरेबिया से अब तेल में बार्टर कर रहे हैं। तीसरा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया हिल चुकी है, सबकी बैलेंस शीट्स खराब है। हमारे जीएसटी, टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, सब में आप देखिए किस प्रकार का काम हो रहा है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, एक दिन का काम नहीं है, कई दिनों का काम है। इसका बेनिफिट्स हमें अब देखने को मिल रहा है। तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी। बिल्कुल। क्या आप उस राह पे जा रहे हैं जहाँ पे अमृतकाल आप महसूस कर सकते हैं? जी हाँ। तो जो वित्त मंत्री साहिबा ने बोला था कि 75 साल अमृतकाल, मुझे लगता है पहले हम उसकी बात कर रहे थे मगर पहली बार मुझे लग रहा है महसूस कर रहे हैं हम जब भी ट्रैवल करते हैं। इंटरव्यू में कहा भी था सारी बातें। जी हाँ, तो उन्होंने कहा था आज से 3 साल पहले कि अमृतकाल चालू हो चुका है। उस वक्त उन्होंने बुगल बजाया था चालू हो चुका है, मगर जब आप महसूस करते हैं तो मेरे हिसाब से अब हम महसूस कर रहे हैं। वी आर नाउ फीलिंग दैट हाउ इंडिया हैज चेंज्ड। और मैं केवल स्टॉक मार्केट के नज़रिए से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ब्रॉडर सेंस से बात मैं कर रहा हूँ दैट आज हिंदुस्तानी होने का जो हमें गर्व है, बिल्कुल वो गर्व जो आज हमारे को जो तगमा हमारे ऊपर लगा है दैट वी आर अ प्राउड इंडियन, आई थिंक इससे बड़ा कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो हम उससे मैन ऑफ द ईयर बोले, पर्सन ऑफ द डेकेड बोले, और पर्सन ऑफ द एंड द पर्सन हु विल बी रिमेंबर्ड फॉर मेनी सेंचुरीज नाउ फॉर चेंजिंग इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री साहब। सर 3 अवार्ड है, थोड़ा जल्दी करते हैं तो समय कमी है। एक तो क्वेश्चन ऑफ द ईयर, इस साल के लिए क्या लगा आपको? क्या लगता है आपको शेयर बाजार कब खुलेगा, शाम में खुलेगा कि नहीं खुलेगा? शेयर बाजार शाम को खुलना मुझे नहीं लगता, बजट तक आना चाहिए, नहीं आएगा, और उसके बाद मुझे इलेक्शन से पहले डिसीजन लिया, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल था। आगे पीछे मुझे लगता है वो आएगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी आपकी जो एक्सपैंड हो रही है। बिल्कुल। एक ट्रेंड ऑफ द ईयर क्या लगता है, जिस तरीके से हमने देखा कि टूरिज्म को लेकर बदलाव, क्या उसको आप ट्रेंड ऑफ द ईयर? ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, मैंने कभी नहीं सोचा था रिलीजियस टूरिज्म। मुझे याद है कि अगस्त में हम लोग की एडिट मीट थी, उसमें आपने कहा था कि इस ट्रेंड को देखना, इसको बड़ा करो, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। सी इंडियंस आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्राइड इन द हेरिटेज। बिल्कुल। हम उसे रिलीजियस टूरिज्म बोले या फिर मैं बोलूँगा बैक टू रूट्स बोले। मैं भी दिल्ली गया था, मेरी फैमिली थी, मैं उनको लाल किला पे लेकर जाकर के इवनिंग में शो देखा है, क्या कमाल का शो था। और हमारी हेरिटेज हमने देखी। मैंने कुतुब मीनार का विजिट, कुतुब मीनार के टूर पे ले गया, वहाँ मुझे ऐसी बातें पता लगी विच मेक्स मी फील वेरी हैप्पी अबाउट माई हेरिटेज। सो ये रिलीजियस टूरिज्म नहीं बोल देंगे, मैं कह रहा हूँ वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद हेरिटेज। हमें गर्व आ रहा है कि हम हमारी हेरिटेज। बिल्कुल। जी हाँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको हेरिटेज टूरिज्म बोलूँगा। बिल्कुल। सर इस साल के लिए एक और था जो हम सब के लिए गर्व की बात थी, जो न्यूज़ ऑफ द ईयर बना, चंद्रयान। वो सबके लिए गर्व की बात है। चंद्रयान ने हमें क्या सिखाया? धैर्य रखें, सब्र रखें, ट्राई टिल यू विल सक्सीड। बिल्कुल। एक बार में निराश ना हो, मगर चलते रहें। रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, एफर्ट इज इन योर हैंड। अगर आप सही दिशा पे जा रहे हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप चंद्रयान पे नहीं रुकेंगे, आप इसके बाद मंगलयान पे
जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद जो आदित्य आदित्य मिशन जो होना है हाँ, उसमें भी हम करेंगे। तो आई थिंक स्टॉक मार्केट में भी वही रहना पड़ता ध्यान है। रखिए। और एक अंग्रेजी में कहावत है, उससे रैप करते हैं, इन स्टॉक मार्केट इफ़ यू वांट टू मेक मनी, हाँ, सबसे पहले होनी चाहिए नज़र, बिल्कुल। दूसरी होनी चाहिए परख, तीसरा होना चाहिए पेशेंस। और निकुंज की नज़र तो आप हमेशा दर्शकों को मैं कहता हूँ कि जरूर देखिए। काम की बातों के 30 सेकंड बच्चों का समय खत्म हो चुका है। 30 सेकंड सर, क्योंकि आप आए हैं तो मैं बिना स्टॉक्स जाने नहीं जी, जाने जी। दूंगा आपको। निकुंज की नज़र पर चर्चा कई बार कर चुके हैं। एक बहुत तेजी देखने को मिली। डार्क हॉर्स ऑफ द ईयर इस साल हमने देखा टाटा पावर। अगले साल के लिए भी अभी तो लगता है आगे क्या आपके होगा। बोलने के बाद आपने 246 के आसपास बताया था। नहीं अभी नहीं, वो मेरे बोलने से नहीं हुआ है। जो भी वो- आपने कहा, वो आपने उस स्टॉक पे अगले साल नजर रखिए। निकुंज की नज़र टाटा पावर अगले साल में। जी तो दिवाली पे निकुंज सर ने कहा भी था कि टाटा पावर पर नजर रखिए। करीब 250 के आसपास था, उसके बाद हमने देखा 350 के आसपास है। तो ये आप देख रहे थे कहीं ना कहीं अवार्ड ऑफ द ईयर, जिसमें कि हमने बताने की कोशिश की कि इस साल कौन सी खबरें थी, कौन सा शेयर था जिसने शानदार रिटर्न दिया। निकुंज सर आपका बहुत शुक्रिया मनीष। आज इन तमाम मुद्दों पे, तमाम अवार्ड्स पे चर्चा करने के लिए। बहुत मजा आया, थैंक यू। अवार्ड ऑफ द ईयर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।